अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आपका फ़िज़िक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू पीएमसी ने जो इस साल एमडीगेट का सिलेबस दिया है। तो मेरे पास इस टाइम पंजाब टेक्स्ट बुक है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको मार्क करवा दूंगी कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। फ़िज़िक्स में आपके 56 क्वेश्चंस आने हैं और ये बात कि आप अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो बेहतर है कि आप अपने टीचर से डिस्कस करें। ठीक है, टीचर से पूछ लेंगे कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक नहीं करना। हाउ एवर देर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु रिक्वेस्टेड मी इन द कमेंट्स अगैन एंड अगैन कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं आपको वो वाले टॉपिक्स बताऊँगी जो मैंने किए थे, और अभी आपका सिलेबस मैंने सारा रिव्यू किया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे टॉपिक्स जो है ना इंशाल्लाह आपको मार्क करवा दूँगी। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ फोर्स एंड मोशन। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक, उसके चैप्टर नंबर 3 में से है। यहाँ पे आपको शुरू वाले मतलब इंट्रोडक्शन आपने करना है, डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक करना है, वेलोसिटी करने हैं, इसमें जो ग्राफ्स है ना इनको भी आपने ज़रूर करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी के आगे से जो टाइप्स हैं वेरिएबल, यूनिफॉर्म, इस तरह की वो भी आपने करनी है। फॉर्मूले अगर हैं उनको करना है। यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, और ग्राफ्स यहाँ पर यहाँ इस चैप्टर में ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन जो है ये भी आपने करनी है, ये वाला टॉपिक भी करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपने ज़रूर करना है। और उसके बाद ये जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये आपको इक्वेशंस है ना ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉस है, ये आपको आने चाहिए। और हाँ, ये देखिए ना, ये जो साइड बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन है ना, इसको भी बेहतर है कि आप पढ़ लें। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चीज़ों को ना हाईलाइट किया हुआ है। तो ये जो साइड पे इन्फॉर्मेशन होती है इसको आपको पढ़ना चाहिए। जो ग्राफ्स हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, बॉक्सेज हैं, इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और मोमेंटम वाला टॉपिक भी है, इम्पल्स भी है। इनफैक्ट इसमें से इम्पल्स और मोमेंटम वाले टॉपिक से 2020 में हमें एक MCQ भी आया था। तो यू कैन सी कि माइनर सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से भी MCQs आ सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं है, हर चीज़ करनी है जो कि सिलेबस में मौजूद है। ठीक है, जो सिलेबस में मौजूद है वो आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, और एक्स्ट्रा बेशक आप ना करें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सिलेबस में वो आपने ज़रूर करना है। ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक भी है। और उसके बाद इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये वाला टॉपिक भी आपका इंक्लूड है। ये वाले फॉर्मूले आपको आने चाहिए। और इसमें 4 केसेस हैं, तो वो आप केसेस देख लें कि पहले 2 केसेस में मास और वेलोसिटी का क्या मतलब हिसाब है, और दूसरे 2 केसेस में किस तरह। बहुत ईजी फॉर्मूले हैं, ये आप एक मरतबा आप इसको अच्छी तरह याद कर लोगे ना, तो फिर आपको भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। और इसको फॉर्मूले, यहाँ पर फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, और आपके ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और उसी तरह फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, दिस टॉपिक इज़ नॉट इंक्लूडेड, बट इसका ये जो एक फार्मूला है ना, इज इक्वल टू mv/t, ये वाला फार्मूला बस आप याद कर लो। ठीक है, और उसके बाद अब ये वाले जो टॉपिक्स हैं, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, इसको नहीं करना। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने करना है, इसमें टाइम, हाइट और रेंज का जो फॉर्मूले हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ठीक है, अक्सर MCQ में डायरेक्टली बस फार्मूला पूछते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो आपको फार्मूला आना चाहिए। और ये एप्लीकेशन ड्यू टू बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये भी इसी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, तो ये भी आपको आना चाहिए। और जैसे एक साइड बॉक्स है, यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि एंगल लेस देन 45 डिग्री और एंगल लार्जर देन 45 डिग्री में रेंज और हाइट का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ें साइड बॉक्सेस को पढ़ना है, ग्राफ्स को पढ़ना है, फॉर्मूले को पढ़ना है। ये आप 3 चीज़ें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था, और आई होप कि इनफैक्ट आई नो कि आप में से बहुत सारे बच्चों को इसमें मुश्किल आ रही होगी। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि मैंने इसको इस तरह किया था, उसके बाद मुझे इतना अच्छा ये टॉपिक आ गया था कि एक चैनल है MDCAT ऑनलाइन प्रेप, उस चैनल पे आप जाएंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन पे रेंज, हाइट और टाइम या इस तरह से ना कुछ 2-3 आई थिंक 3 to 4 वीडियोस होंगी। वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा, और उसमें वो जो सर जो भी समझा रहे हैं, जो भी ट्रिक्स बता रहे हैं, उसको आपने नोट कर लें। ये देखिए साइड पे इतनी सारी जगह यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। मैंने वैसे एक अलग जगह पे नोट कर लिया था, एक पेज के ऊपर, तो आप चाहे तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और उसके बाद इतना अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझ आ जाएगा ना। FSC में भी नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, मुझे भी FSC में इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन MDCAT ऑनलाइन प्रेप वाला जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने 2-3 या जितनी भी वीडियोस थी वो देखी थी इस पर प्रोजेक्टाइल मोशन पर, और मुझे उसके बाद बहुत अच्छा समझ आ गया था। तो अगर आपको भी ये समझ नहीं आ रहा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर जो है ना बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वर्क और एनर्जी। और इससे पहले मैं बता दूं कि जैसे पिछला चैप्टर मैंने आपको बताया, और नेक्स्ट आगे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में इंक्लूडेड, यू हैव टोटल 13 चैप्टर्स। तो उसमें आपने इस तरह करना है कि जो एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जैसे अगर कोई इलास्टिक कोलिजन वाला जो है टॉपिक, उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ रहा है या उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज में, जैसे देखिए ना ये वाले जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और ये वाले जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे कोई
उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो कि टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो कि आपके MDCAT में है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल है, कोई एग्जाम्पल है यहाँ पर पीछे, तो इट्स बेटर कि आप उन एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करें। इससे आपको उसको ज़ुबानी हाथ से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें कैलकुलेटर के बगैर, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, इन चीज़ों को अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको मतलब आपका काफ़ी हद तक आपकी वो जो प्रैक्टिस है ना एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, वो आपकी सारी मतलब बहुत बेहतर हो जाएगा आपके लिए। अब बात करते हैं वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर। इसमें सबसे पहला टॉपिक है वर्क। अब वर्क लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपने वर्क सारे करने हैं। वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स ये भी करना है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और इसमें फॉर्मूले, एग्जाम्पल्स, ग्राफ्स, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज़ आपको आनी चाहिए। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये भी मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए, क्योंकि ये भी वर्क के अंडर ही आ रहा है। और उसी तरह पावर का टॉपिक है, इसमें फॉर्मूले हैं और जितने भी हाँ, ये जो आप देख सकते हो ना, ये जो साइड बॉक्स है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इससे लास्ट ईयर जब मैंने दिया था ना MDCAT, तब यहाँ पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मुझे एक्जैक्टली MCQ याद नहीं है, लेकिन यहाँ से एक MCQ आया था फाइनल पेपर में। ठीक है, पूरे 1 नंबर का एक MCQ आया था, बहुत ईजी होता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये जो साइड बॉक्सेस होते हैं ना, इसको ज़रूर करना होता है। और जैसे ये एक एग्जांपल है इससे रिलेटेड, तो इसको आप हाथ से प्रैक्टिस करो। ये जो 70 और 9.8 को किससे राउंड ऑफ करोगे? 10 से। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 10 700, और 4.5 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो। तो इसको आप हाथ से, ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, उसको हाथ से प्रैक्टिस करने क्या करो, ताकि आपको फाइनल पेपर में और आपके जो अभी प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं उसमें आपको ईजिली आप सारी कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सको। अब बात करते हैं एनर्जी वाले टॉपिक की। एनर्जी वाला टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये सारी एनर्जीज आपने करनी है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी, सारी बातें। और ये बॉक्स इट्स बेटर कि आप एक मरतबा इसको रीड कर लो। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी मेरे ख्याल से इसको करना चाहिए। और इसमें आपको फार्मूला जो है ना, ये जैसे ये वाले फार्मूले हैं, ये जो हाईलाइटेड है यहाँ पे बुक पे ऑलरेडी, इनको आपने ज़रूर पढ़ना है। और इस तरह एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो एनर्जी के अंडर ही आ रहा है, तो इट्स बेटर कि आप इसको एक मरतबा रीड कर लो। ठीक है, बहुत अच्छी तरह, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इट्स बेटर कि आप इसको रीड कर लो। इसका आपकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इसका फार्मूला, ये जो एंड पे आ रहा है ना, इन 2 पेजेस के बाद फाइनली डेरिवेशन में से कुछ भी नहीं आएगा। आपको ये फार्मूला जो है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट, ये आपने करना है। एस्केप वेलोसिटी वाला टॉपिक जो है आपका इंक्लूडेड नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो फाइनल फार्मूला है ना, इसको आप रीड कर लेना। और उसी तरह यहाँ पर इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये भी इंक्लूडेड है, इसको भी आपने ज़रूर करना है। इसमें यहाँ पर पावर लॉसेस की बात हो रही है कि कैसे कैसे फ्रिक्शन की फॉर्म में या एयर रेजिस्टेंस वगैरह की फॉर्म में आपकी एनर्जी किस तरह लूज़ होती है। तो ये वाले आपने फार्मूले आपको ज़रूर आने चाहिए कि विदाउट फ्रिक्शन एंड विद फ्रिक्शन, और ये जो इस तरह का जो है ये वाला, इसको भी आपने समझना है। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको आना चाहिए। और ये जो टेबल है, इसमें आपने याद रखना कि ऊपर वाले जितने भी सारे सन से हमें ओरिजिनल सोर्स है, और जो टाइड्स जो है ये मून से है, जो थर्मल जो है अर्थ से है। तो इस तरह ये वाला टेबल भी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये इसके साथ लिंक्ड है। ठीक है, इस टॉपिक के बिल्कुल साथ लिंक्ड है, तो आपको ये आनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों का आपने खुद ख्याल रखना है। और ये वाला मतलब इस चैप्टर में सिर्फ आपको यही करना है, बाकी जो मैंने अंदर से स्किप करवा दिया, जैसे एस्केप वेलोसिटी का सिर्फ फार्मूला करना है, और पीछे से जो भी चीज़ें आपको स्किप करवाई हैं ना, वो आपने नहीं करनी। ये वाला जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये भी मैंने तो नहीं था पढ़ा, और ना ही इसमें से कोई क्वेश्चन आया था। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो एक मरतबा रीड कर ले, अदरवाइज इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सर्कुलर एंड एंगुलर मोशन। इसमें आपको शुरू से ये इंट्रोडक्शन आना चाहिए, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये जो फिगर्स हैं ये वाले, और इसमें रेडियन, डिग्री, रेवोल्यूशन की ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको आने चाहिए। और ये बॉक्सेस वट मतलब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन, आपको हर चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह आपने करना है इनको। और लीनियर क्वांटिटीज़ और एंगुलर क्वांटिटीज़ में जैसे V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, और इस तरह के जितने भी फार्मूले हैं जो एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज़ को लिंक करते हैं, वो आपको ज़रूर आने चाहिए। ठीक है, फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में। और इस तरह एंगुलर एक्सेलरेशन वाला पूरा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज़, ये आपको आना चाहिए। ये जो फॉर्मूले जो ग्रीन में हाईलाइटेड होते हैं ना, ये आपने स्पेशली ज़रूर करने होते हैं। इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन जो भी आपको फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में मार्क करवाया था ना लीनियर मोशन के लिए, उस तरह आप एंगुलर मोशन के लिए भी आपने ये वाली इक्वेशंस है ना आपको आनी चाहिए। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी टॉपिक इंक्लूडेड है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आपको ये फिगर्स करने हैं, डेफिनेशन करने हैं, फॉर्मूले करने हैं,
और एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये भी आपने ज़रूर करना है। मतलब यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग। और इसमें जो एंगुलर क्वांटिटीज़ की टर्म्स में इसका जो फार्मूला है वो अलग से mv² और r और mr ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह के फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं। उसके बाद अगर इस चैप्टर को मजीद आगे लेकर जाएं तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। एंगुलर मोमेंटम में सिर्फ और सिर्फ आपने फार्मूला याद रखना है कि L = mr² ओमेगा, जो कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को लिंक करता है। ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। और यहाँ पर आप टॉर्क = मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा, ये वाला जो फार्मूला ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरह के जो फार्मूले हैं ना, इस चैप्टर में फार्मूले इंपॉर्टेंट है। वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला आपने ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सभी को पता है, जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है उसी तरह जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहेगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है टॉपिक को एक मरतबा बस रीड कर लेना और फार्मूले कर लेना, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इंक्लूडेड नहीं है, ये रियल एंड अपेरेंट वेट वगैरह ये कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है आपके सिलेबस में। ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं है, वेटलेसनेस नहीं है, ये कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक यानी कि आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले तक इस चैप्टर को करना है। उसके बाद ये सारी जो चीज़ें ना सैटेलाइट्स वगैरह और ऑर्बिट्स वगैरह ये सारा कुछ आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको आप स्किप कर दें। फ्लूइड डायनेमिक्स वाला जो पूरे का पूरा चैप्टर है आपके MD-CAT में इंक्लूडेड नहीं है, तो इस पूरे चैप्टर को आप स्किप कर दें। ऑसिलेशन वाले चैप्टर पे आते हैं, तो ऑसिलेशन वाला चैप्टर जो है ये आपका अलग से नहीं है, लेकिन वेव्स वाला चैप्टर है ना MD-CAT में, वेव्स की हेडिंग के अंडर ऑसिलेशन वाले चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आपने करने हैं। जैसे आपने ये शुरू से इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन इंक्लूडेड है, उसमें जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीज़ें, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको आना चाहिए। और सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये टॉपिक जो ना इट्स बेटर टू रीड। वैसे इतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इट्स बेटर टू रीड। और मतलब यहाँ तक आपने करना है फेस से ऊपर तक, ठीक है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में सब कुछ इंक्लूडेड है। और वैसे भी उसके बाद ये जो है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम और जो मोशन ऑफ द पेंडुलम, इसमें आपने टाइम पीरियड के फार्मूले और जो मतलब ये जो फार्मूले है ना, बस ये फार्मूले आपने याद कर लेना है, ठीक है। टू बी ऑन द सेफ साइड, वैसे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन इट्स बेटर कि आपको ये फार्मूले आने चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल्स है ना, तो इस लिहाज से आपको इनके फार्मूले आने चाहिए। बाकी इस चैप्टर में से कुछ ज़्यादा करने वाला नहीं है, ये मतलब एंड पे फिर बाद में जो भी चीज़ें आ रही हैं ये आप बेशक अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूले कर लें। मैंने सिर्फ इनके फार्मूले याद किए थे, ताकि खुदा ना हादसा कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है इनके फार्मूले से तो मुझे आता हो। और उसके बाद ये वाला जो रेजोनेंस, ये सब कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, आप सारा स्किप कर दें। तो असल वेव्स वाला जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर से आपके तकरीबन सारा जो चैप्टर है ना वो तकरीबन सारे इंक्लूड है एक्सेप्ट अ फ्यू टॉपिक्स। तो इसमें ये जो इंक्लूड है आपका प्रोग्रेसिव वेव्स, उसमें क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड वेव्स, इसकी वेवलेंथ की डेफिनेशन है, पीरियोडिक वेव्स और ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, और इसमें लैपलेस और न्यूटन के जो फॉर्मूले हैं अलग अलग से वो भी, और ये वाला टेबल इसमें आपको गैमा की वैल्यूज़ आनी चाहिए। ये वाला टेबल जो है इसमें फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, वो भी आपको आनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर ये जो है इफेक्ट ऑफ मतलब जो भी है ये भी आपने करना है। इसमें फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जैसे ये वाले जो हाईलाइट जो ग्रीन बॉक्सेस में फार्मूले हैं ये आपको आने चाहिए। और उसी तरह अब आगे मज़ीद मूव करें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इंक्लूडेड है। इसमें अब इंटरफेरेंस आता है और बीट्स वाला टॉपिक आता है। तो एक्चुअली ये हमारा ना पहले पीएमसी वाले जब यूएचएस ने टेस्ट लेना था तो उसके सिलेबस में टॉपिक्स इंक्लूडेड थे, तो मैंने तब पढ़े थे, तो मेरे माइंड में मतलब ये थे। बाद में पीएमसी के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं थे, तो आप बेशक इसको स्किप कर दें, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप इनके फॉर्मूले जो है ना, जैसे डेल्टा एस इक्वल टू एन लैम्डा और डेल्टा एस इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा/2, इस तरह के जो फॉर्मूले हैं ना ये आप ज़रूर कर लें। बेशक टॉपिक ना पढ़ें, सिर्फ फार्मूला कर लें कि किस चीज़ का क्या फार्मूला है। बीट्स वाला जो टॉपिक है ये भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। ऑफ वेव्स है, इसमें भी वैसे डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसमें क्रेस्ट वेव इस तरह का, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस पेज को ना रीड कर लो तो आपका ये भी हो जाएगा। स्टेशनरी वेव्स है दैट इज इंक्लूडेड। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग की भी आपने करना है। इसमें जो आपकी स्ट्रिंग्स में मतलब मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, मुख्तलिफ फिर फॉर्मूले होते हैं, वो आपको करने हैं कि किस केस में कितने लूप्स बन रहे हैं, कितने क्रेस्ट बन रहे हैं, कितने ट्रफ बन रहे हैं, फिर उसका आपने फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसमें वेवलेंथ कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स ये भी इंक्लूडेड है उसी में।
और डॉपलर्स इफेक्ट भी इंक्लूडेड है। इसमें आपके 4 केसेस होते हैं, तो ऑब्जर्वर और जो सोर्स है उसकी कि कौन मूव कर रहा है, कौन स्टेशनरी है, तो उस लिहाज से आपको फॉर्मूले आने चाहिए। और दैट वाज आई थिंक इस चैप्टर में तकरीबन सब कुछ ही इंक्लूडेड है, तो वेव्स वाला चैप्टर यानी आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। आपका चैप्टर 9 जो है ये इंक्लूडेड नहीं है और चैप्टर 10 भी इंक्लूडेड नहीं है। आपका चैप्टर इंक्लूडेड है दैट इज चैप्टर नंबर 11, और इसमें से भी सिर्फ चंद एक टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं, बाकी आपने नहीं करना। इसमें ये शुरू से आपने स्किप करना है सारा, ये इंक्लूडेड नहीं है। इसमें अगर आ जाए इंटरनल एनर्जी पे, तो इंटरनल एनर्जी वाला जो टॉपिक है ना, ये आपने एक मिनट बाद रीड करना है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी आगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आ रही है, तो इट्स बेटर कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये आपने बहुत अच्छी तरह करना इंक्लूडेड है। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके ग्राफ्स, इसके फॉर्मूले, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके ग्राफ्स, इसके फॉर्मूले, मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस, इसमें जो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और इनके जितने भी फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरह आने चाहिए, ठीक है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को अगर आप यहाँ तक पढ़ लेना, हाँ यहाँ तक आपने पढ़ना है इस चैप्टर को, मतलब कि इंटरनल एनर्जी वाला पढ़ना है, इसमें ये वाला फॉर्मूला कर लें। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस, और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये वाला जो है ना ये सारा आपको करना है। उसके बाद जो चैप्टर है ना बाकी का, ये इंक्लूडेड नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सेकेंड ईयर की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पर आपको तकरीबन सारे टॉपिक्स आपने करना है एक्सेप्ट अ फ्यू। तो कूलम्स लॉ आपने करना है, और इसमें जितने भी फॉर्मूले, जितने भी ग्राफ, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ हैं, आपको सब कुछ आना चाहिए। फील्ड्स ऑफ फोर्स आपने करना है, फॉर्मूले करने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स करनी है आपने, जो जो कुछ लिखा हुआ है बुक में वो करना है। ये वाला जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दीज आर नॉट इंक्लूडेड, सो यू कैन जस्ट स्किप इट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला जो टॉपिक है ये इंक्लूडेड है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आर सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज ये भी इंक्लूडेड है। गॉसेस लॉ इज नॉट इंक्लूडेड, सो यू कैन सिंपली स्किप इट। लेकिन एक बात कि अगर इट्स बेटर कि आप इनके से जो सिर्फ फॉर्मूले हैं, 3 लॉज हैं ना गॉसेस के, सॉरी 3 एप्लीकेशंस हैं, तो उसके आपको जो है ना उसके फॉर्मूले आप कर लो, ठीक है। मतलब तीनों एप्लीकेशंस के फॉर्मूले और गॉसेस लॉ का जो फॉर्मूला है वो आपको कर लेना चाहिए। वैसे टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है गॉसेस लॉ का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने करना है, इसमें जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, आपके यूनिट्स हैं, एवरीथिंग यू हैव टू डू, ये भी करना है, ये भी करना है आपने। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपको आना चाहिए, फिर ये कंपैरिजन है ये भी आपको आना चाहिए, और मिलिकन्स मेथड जो है दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, इसको छोड़ दो। और अगर फार्मूला करना चाहते हो तो कर लो, वरना दिस टॉपिक इज़ नॉट एट ऑल इंक्लूडेड, ठीक है। और कैपेसिटर इंक्लूडेड है, इसमें कैपेसिटेंस वाले जो पेजेस हैं आपने सारे करने हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, एनर्जी स्टोर वाला और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपने सारा करना है, ठीक है। और इनके फॉर्मूले, इनके ग्राफ से आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आपने बनाना है। समझ नहीं आती तो किसी से पूछो, किसी फ्रेंड से, किसी टीचर से, या यूट्यूब से समझ लो, लेकिन हर चीज़ आपने अपनी क्लियर करनी है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका इंक्लूडेड है दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, इसमें आपने शुरू से सारा स्किप कर देना है, और इसमें आपका जो शुरू होता है दैट इज़ फ्रॉम ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ आपने करना है, इसके जो ग्राफ्स बने हुए हैं ये आपने करने हैं, और इसमें उसके बाद रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन द टेम्परेचर। इसमें आपका रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का, और जो एरिया और लेंथ है, इसके सारे रिलेशन, सारे फार्मूले, ये वाले जो फार्मूले हैं आपने करने हैं, और ग्राफ करना है आपने। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भी कर लें आप, बेहतर है। और उसके बाद ये वाला सारा इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको आप सिंपली स्किप कर दें। इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स, तो ये भी आपने करना है, इसमें आपको पावर के फॉर्मूले आने चाहिए, 3 तरह के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला टॉपिक जो है ये भी आपने करना है। इसमें ना इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका इंक्लूडेड है, तो वो आपने यहाँ से करना है। मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है ये भी आपने टॉपिक करना है, और इसमें जो फार्मूला है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने करना है। उसके बाद ये जो आपके रूल्स हैं, किरचॉफ्स रूल्स, ये पिछले साल इंक्लूडेड थे, लेकिन इस साल ये निकल गए हैं, और ये आपने नहीं करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज पे नहीं करना, बस अगर आपको करना चाहते हैं तो आपको, आई थिंक इट्स वेरी इजी, सभी को इसका जो मेन फॉर्मूला है नहीं सभी को आता होगा, तो दैट्स ऑल। आपको बस याद रखना कि R1, R2, R3, R4 है, वैसे ये इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको नहीं करना। पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, तो ये सारा आपने नहीं करना, ठीक है। आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से आपके मेनली 3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जो कि मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। इसमें आपने शुरू से करना है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्सेस और ये सारी चीज़ें ये आपने ज़रूर करनी है। इसमें आपको जो 3 तरह के रूल्स होते हैं, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड कर्लिंग रूल, आई थिंक ये नाम था, तो ये सारे आपने करने हैं। और इसमें
एटलीस्ट आपको कोई एक रूल आपको ज़रूर आना चाहिए। जैसे कि मुझे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो था, FPI वाला रूल जो था, वो मुझे ज़रा अच्छा आता था। तो आपको कभी ना कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको डायरेक्शन बतानी होती है, तो आपको वो एटलीस्ट एक रूल आना चाहिए ताकि आप उससे मतलब अपनी जो क्वेश्चन है ना उसमें उसको सॉल्व करके तो डायरेक्शन बता सको, ठीक है। और उसी तरह इसमें आप ना MDCAT ऑनलाइन प्रेप जो चैनल है उसके ऊपर कुछ वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हो, आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, जिसमें आपको उन्होंने रूल्स वगैरह एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर किसी को मतलब किसी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये वाला टॉपिक है। फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह करने हैं और उसमें कंडीशंस याद रखने हैं कि एंगल के लिहाज से कब परपेंडिकुलर होगा, कब पैरेलल होगा, कब इस तरह से सारी सिचुएशंस कंडीशंस आपने याद रखी। एम्पियर्स लॉ इंक्लूडेड नहीं है और सोलेनॉइड वाला जो है ये भी इंक्लूडेड नहीं है। बस सिर्फ अगर कोई फार्मूला करना चाहता है तो कर ले, अदरवाइज ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूडेड है, इसके फार्मूले भी आपने करने हैं। और इस तरह ये वाला जो है टॉपिक ये भी करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ ई और एम वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, बट आप अगर बेहतर है कि आप इसका ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला याद कर लो, बाकी ये टॉपिक आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स हैं ये सारे आपके सिलेबस में नहीं है, तो इनको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सारे आप टॉपिक स्किप कर दो, ठीक है। उसके बाद जो आपका चैप्टर है डेट इज़ चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें आपने ये वाला टॉपिक करना है और मोशनल EMF का आप सिर्फ फार्मूला कर लो, और फैराडेज लॉ आपने करना है, और लेंजेस लॉ भी है इंक्लूडेड दिस वन, और म्यूचुअल इंडक्शन, दिस आर नॉट इंक्लूडेड सो यू कैन जस्ट स्किप इट और यू कैन सिंपली जस्ट डू द फॉर्मूले। उसके बाद है आपका AC जनरेटर, दिस इज इंक्लूडेड, ये आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है, और इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी ग्राफ्स हैं, केसेस हैं, वो आपको सारे अच्छी तरह आने चाहिए। DC जनरेटर ये सारे इंक्लूडेड नहीं है, इसको आप स्किप कर दो। जो ट्रांसफार्मर्स वाला टॉपिक है दिस इज इंक्लूडेड, ये वाला आपने तैयार करना है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स या जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छी तरह आने चाहिए, और इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपने यही टॉपिक्स तैयार करने हैं, बाकी आप सारा स्किप करते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17, दिस चैप्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, तो ये वाला आप स्किप कर दें। और जो आपका चैप्टर इंक्लूडेड है डेट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर है, इसमें सिर्फ आपने रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक करना है, इसमें हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन ये करना है, इसके फॉर्मूले और इसमें जो डायग्राम्स आई मीन जो ग्राफ्स हैं ये आपको अच्छी तरह आने चाहिए। बस ये आपने इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपने ये वाला टॉपिक तैयार करना और बहुत अच्छी तरह करना है, ताकि आप इसके सारे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकें, और बाकी इस चैप्टर में से कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, सो यू कैन स्किप द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज़ डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये चैप्टर जो है आपका सारा इंक्लूडेड नहीं है, इसमें आपने एक आपकी जो हेडिंग दी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें आपने पार्टिकल और उसकी जो वेव नेचर होती है उसके बारे में आपने बताना है। तो इससे हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक में इतना अच्छा मतलब कोई एक प्रॉपर एक टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप आपस में इंटरलिंक्ड है, तो आप बेहतर है कि आप सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ना उनको तैयार कर लो, ताकि जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा ना वो आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। जैसे हमने शुरू से ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपने स्किप करने हैं, और आपने आ जाना है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, ये वाला टॉपिक है आपका। और उसके बाद जो जितने भी आगे टॉपिक्स आ रहे हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये जो जैसे ये वाले टॉपिक्स हैं, और फोटो सेल दिस इज नॉट इंक्लूडेड, कॉम्पिटेंस इफेक्ट है ये आपने करना है, और पेयर प्रोडक्शन इज नॉट इंक्लूडेड, सो यू कैन जस्ट डू द फॉर्मूला, ठीक है। ये वाले जो टॉपिक्स हैं और इसकी वाला स्किप कर सकते हो आप। और वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें बेसिकली जो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट है, फॉर्मूले हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने सारी करनी है। ये टॉपिक्स आपस में सारे इंटरडिक्ट हैं वेव और पार्टिकल नेचर के बारे में, तो इट्स बेटर कि यू शुड डू ऑल दीज टॉपिक्स, अदरवाइज बाकी जो है इसमें आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी नहीं करना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आपने नहीं करना, तो आप इसको यहाँ तक यूज़ ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स जहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ तक आपने इसको तैयार करना है। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इस चैप्टर में से आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला टॉपिक करना है सिर्फ, और इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ये वाला इंट्रोडक्शन, और इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी सीरीज़ हैं, लाइमन, पाल्मर, पास्कन वगैरह वो आपने करनी है, और जितने फॉर्मूले हैं वो भी आपको आने चाहिए। और इसके बाद जितनी जैसे क्वांटाइज्ड रेडियाई, क्वांटाइज्ड एनर्जी से आपको आने चाहिए, इसके फॉर्मूले आपने करना है, ठीक है। और हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम भी आप कर लीजिए, क्योंकि ये सारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा के टॉपिक अंडर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक ये वाला जो है टॉपिक आपका खत्म हो रहा है, इस चैप्टर में सिर्फ आपने ये तैयार करना है। उसके बाद बाकी जो है ये सारा आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इसको सिंपली जो है ना स्किप कर सकते हो, या यू कैन जस्ट डू दिस फॉर्मूले, ठीक है, टू बी ऑन द सेफ साइड, अदरवाइज ऑल दिस टॉपिक्स आर नॉट इंक्लूडेड।
सो योर लास्ट चैप्टर इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने पूरा चैप्टर नहीं करना, जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं सिर्फ और सिर्फ आपने भी करने हैं। और जैसे शुरू से आपने ये वाला सारे टॉपिक्स हैं ये आपके इंक्लूडेड नहीं है, इसको स्किप कर दो। और रेडियो एक्टिविटी वाला जो टॉपिक है ये आपका है। इसमें जितनी भी बातें लिखी हैं, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन वाला भी, और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको बताए गए हैं जिसमें रेडियो एक्टिविटी डिके हो रहा है, वो आपने सारे जो है ना रिएक्शंस बहुत अच्छी तरह करने हैं। और यहाँ पे भी इसी पेज पर भी वही सारी बातें हैं। हाफ लाइफ जो है ये भी आपका टॉपिक इंक्लूड है, इसमें हाफ लाइफ के फॉर्मूले और एमडीकेट ऑनलाइन प्रेप के चैनल पर कुछ वीडियोस भी हैं, वो भी आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो इसको समझने के लिए। और इसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फॉर्मूले आपने अच्छी तरह याद रखते हैं। इसमें से कोई भी जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ उस टाइम आप सॉल्व कर सकते व्हेन यू नो द फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद है कि दीज आर नॉट इंक्लूडेड, सो यू कैन स्किप इट। और अब आ जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन वाला टॉपिक है। इसमें ये डायरेक्टली तो इंक्लूडेड नहीं है, बट आई थिंक कि इसमें जो आपको ये जो केमिकल इक्वेशंस है ना, जिसमें आपको रेडियो एक्टिविटी डिके होता दिखाई दे रहा है, ये वाले आपने कर लेना है, ताकि ये भी रेडियो एक्टिविटी वाले टॉपिक से समहाउ रिलेटेड है। तो बस ये आपने, अगर इक्वेशंस आपको आती हैं तो ये अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है। उसी तरह से अब आप मज़ीद आगे चाहें तो ये सारे आपके इंक्लूडेड नहीं है, जो मैं ऐसे पेजेस टर्न करने जा रही हूँ। जो आपका इंक्लूडेड है दैट इज़ रेडिएशन एक्सपोजर, इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू द इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये वाला रेडिएशन एक्सपोजर वाला टॉपिक आपने करना है, और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन करना है, ये वाला पेज एंड दिस वन एज वेल। और इसमें बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूज ऑफ रेडिएशन जो है ये भी आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ तक ये टॉपिक था। उसके बाद बेसिक फोर्स ऑफ नेचर और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, दीज आर नॉट इंक्लूडेड, सो यू कैन जस्ट स्किप दीज टॉपिक्स। और आई थिंक दैट वाज ऑल